हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो इतिहास की चौथी क्लास होगी, जिसमें टॉपिक चलेगा, जो टॉपिक था वो मोहम्मद गौरी का था। और मोहम्मद गौरी में हमने अब से पहले जो कराया था वो गुजरात अभियान, जो 1178 ईस्वी में किया था। तो आज शुरू करते हैं। लाहौर, पंजाब और लाहौर अभियान। तो कौन सा? पंजाब और लाहौर का अभियान जो शुरू किया था वो 79 से लेकर 86 तक चला था। पंजाब व लाहौर अभियान। ये जो चला था 1179 से लेकर 1186 तक चला था। बात क्लियर? 1179 से लेकर 1186 तक चला था, जिसमें शासक कर रहा था मलिक खुसरो। कौन शासक था? मलिक खुसरो। तो 1186 में निर्णायक रूप से मलिक खुसरो को हरा दिया था। 1186 में मलिक खुसरो को निर्णायक रूप से हरा दिया था। बात करें 1179 में पेशावर विजय के बाद, 1179 में पेशावर विजय के बाद, पेशावर विजय के बाद 1181 ईस्वी में लाहौर को जीता। 1181 ईस्वी में लाहौर को जीता। बात क्लियर? 1179 में पेशावर विजय के बाद 1181 में लाहौर को जीता। इसमें 1181 में जब लाहौर को जीता था तो उस समय 1181 में पैसे देकर खुसरो ने संधि कर ली थी। ठीक है गाइस? तो इन्होंने 1181 में संधि भी करी थी। इसके बाद बात करें 1185 में, 1185 में सियालकोट तथा 1186 में लाहौर को पुनः जीत लिया। तो 1185 ईस्वी में सियालकोट और 1186 में लाहौर को पुनः जीत लिया। पुनः जीत लिया। बात क्लियर? ध्यान देना गाइस, जो पंजाब और लाहौर अभियान था वो 1179 से लेकर 1186 ईस्वी तक चला था, जिसमें वहाँ का शासक जो था वो मलिक खुसरो था। लेकिन मलिक खुसरो को अगर देखते हैं तो 1179 में पेशावर को जीता और 1181 में लाहौर को जीता। जब ये लाहौर को जीता था तो वहाँ का शासक मलिक खुसरो था, लेकिन मलिक खुसरो ने 1181 में संधि की थी। बात क्लियर? और 1185 में सियालकोट को जीता और 1186 में लाहौर को पुनः जीत लिया। जो भटिंडा का युद्ध होता है वो 1189 में होता है, और भटिंडा का युद्ध ही तराइन युद्ध का तात्कालीन कारण बना था।
तो गाइज उतार लो, चले आगे। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, ध्यान देना। अब बात करें कि भटिंडा विजय कब प्राप्त की थी। तो भटिंडा विजय जो प्राप्त की थी भटिंडा विजय 1189 ईस्वी में, 1189 ईस्वी में किससे? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। और जब इसको भटिंडा विजय प्राप्त किया था तो लाहौर को केंद्र बनाकर चौहान के अधीन भटिंडा दुर्ग को विजय घोषित कर लिया। कैसे? लाहौर को केंद्र बनाकर, लाहौर को केंद्र बनाकर, लाहौर को केंद्र बनाकर पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के अधीन, के अधीन भटिंडा दुर्ग, भटिंडा दुर्ग, भटिंडा दुर्ग को जीता, को जीता। यानी 1179 में भटिंडा विजय को प्राप्त किया था और लाहौर को केंद्र बनाकर पृथ्वीराज के अधीन भटिंडा दुर्ग को जीता। बात क्लियर? यह भटिंडा विजय ही, यह तराइन युद्ध का तात्कालीन कारण माना जाता है। तो लिखो, तराइन युद्ध का तात्कालीन तराइन युद्ध का तात्कालिक कारण माना जाता है। किसको? भटिंडा विजय को। भटिंडा विजय को ही तराइन युद्ध का तात्कालिक कारण माना जाता है। बात क्लियर? फिर इसके बाद 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। किस किस के बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान, चौहान के बीच युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। कौन? पृथ्वीराज चौहान। बात क्लियर? फिर तराइन की दूसरी लड़ाई होती है 1192 ईस्वी में। लेकिन जो मोहम्मद गौरी इस युद्ध में हारते हैं तो तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की भारत में दूसरी हार थी। तो मोहम्मद गौरी की भारत में दूसरी हार थी। कौन सी? तराइन के प्रथम युद्ध में। फिर इसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है।
पृथ्वीराज चौहान, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। कौन? मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। बात क्लियर? और पृथ्वीराज चौहान को निर्णायक रूप से मोहम्मद गौरी हरा देते हैं। और जब मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं तो मोहम्मद गौरी कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेते हैं। जैसे कि मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर अधिकार किया, और दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र थे जैसे कि झांसी, समाना, मेरठ, अलीगढ़ पर अधिकार कर लिए थे। बात क्लियर? यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध में मोहम्मद गौरी जीते थे, तो मोहम्मद गौरी ने जीतने के बाद जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र थे, तो गौरी ने दिल्ली पर अधिकार झांसी, समाना, मेरठ, अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया। बात क्लियर? अब इससे आगे अगर बात करते हैं तो फिर 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध होता है, जो चंदावर का युद्ध कहलाता है। लेकिन अगर बात करते हैं तो जो पृथ्वीराज चौहान थे वो जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम कर बैठते हैं, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से शादी करने के लिए बोलते हैं और जयचंद मना करते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो युद्ध होने के कारण भी बने थे, वो ध्यान देना क्या होगा, जिसमें वो स्टोरी बताऊंगा आगे चलकर, जिसमें पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को मंडप से उठाकर ले जाता है। तो उस स्टोरी को आगे बताएंगे। तो अब ध्यान देना, जो मोहम्मद गौरी 1192 ईस्वी में युद्ध जीतते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे वो चंदर बरदाई कवि थे। कौन? जो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे वो चंदर बरदाई थे। कौन? चंदर बरदाई। तो चंदर बरदाई की एक पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो। कौन सी? इनकी पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। तो इसमें बताया था, चंदर बरदाई ने अपनी पुस्तक में बताया था कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को
बंदी बनाकर गौर ले जाते हैं। कहाँ? गौर ले जाते हैं, जहां चौहान ने शब्द भेदी बाणों से गौरी की हत्या कर दी। लेकिन ऐसा कोई भी इतिहासकार नहीं बताते, यह तो सिर्फ चंदरबरदाई ने पृथ्वीराज रासो पुस्तक में लिखा था कि मोहम्मद गौरी की हत्या पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाणों से की थी। लेकिन इसको एक कोरी कल्पना भी कहा जाता है। क्या? कि यह एक कोरी कल्पना है। यह एक कोरी कल्पना है। ठीक है? कौन सी बात को? कि गौरी को शब्द भेदी बाणों से मारा था पृथ्वीराज चौहान ने, तो इसको एक कोरी कल्पना बताई थी, क्योंकि यह सिर्फ पुस्तक जो थी वो पृथ्वीराज रासो में ही लिखी थी। किसने? चंदरबरदाई ने। बात क्लियर? अब इसके बाद आगे बात करते हैं। तो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। कौन सा? चंदावर। बात क्लियर? उतार लिया होगा सभी ने? जो तराइन का जो युद्ध हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। लेकिन ये तराइन का जो युद्ध हुए थे, ये हुए कहाँ थे? तो लिख लेना, हरियाणा। बात क्लियर? हरियाणा। अब बात करते हैं कि 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध जो होता है वो किस किस के बीच में होता है? तो मोहम्मद गौरी और गहड़वाल वंश के शासक जयचंद। कौन? मोहम्मद गौरी और गहड़वाल वंश के राजा जयचंद। गहड़वाल वंशी शासक जयचंद को हराया। ध्यान देना, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कन्नौज। तो लिख लेना, कन्नौज, जो यूपी का कन्नौज है। ठीक है? 1194 में चंदावर का युद्ध कन्नौज में हुआ था। मोहम्मद गौरी वह गहड़वाल वंशी शासक जयचंद को हराया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने। बात क्लियर? अब इससे आगे चलते हैं। लेकिन इस विजय के बाद मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को वायसराय नियुक्त करता है। कहाँ? क्या नियुक्त करता है? वायसराय नियुक्त करके वापिस गजनी लौट जाता है। तो इस युद्ध के बाद, इस युद्ध या इस विजय के बाद, इस विजय के बाद गौरी
ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को वायसराय नियुक्त करके गजनी लौट जाता है। कहाँ? गजनी लौट जाता है। लेकिन जब गजनी को लौटता है मोहम्मद गौरी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक उनके जाने के बाद कुछ हिस्सों को जीत लेते हैं। जैसे कि ऐबक ने गौरी के जाने के बाद गुजरात, बुंदेलखंड, रणथंबोर, अजमेर को जीता। किस किस को? लिखना, गौरी के जाने के बाद ऐबक ने, गौरी के जाने के बाद ऐबक ने गुजरात, बुंदेलखंड, रणथंबोर, अजमेर को जीत लिया। बात क्लियर? उतार लिया होगा सभी ने, नोट कर लिया होगा। इससे आगे चलें तो शायद साथियों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, अब बात करते हैं, इनको जीता था, लेकिन गौरी के अन्य भी सेनापति थे या दास थे, उन्होंने गौरी के जाने के बाद, जैसे कि बात करते हैं गौरी के अन्य सेनापति, गौरी के अन्य सेनापति कौन थे? बख्तियार खिलजी। कौन? बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने 1194 ईस्वी में, लेकिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। बात क्लियर? जो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। तो क्वेश्चन लिखना, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। बात क्लियर?
लेकिन जिस समय मोहम्मद गोरी वापिस गजनी लौटे थे तो उस समय जिस समय मोहम्मद गोरी गजनी लौटे थे तो उस समय मोहम्मद गोरी जो भारत का वायसराय नियुक्त किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कर गए थे वायसराय नियुक्त। लेकिन मोहम्मद गोरी के अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोहम्मद गोरी के कितने दास थे, तो मोहम्मद गोरी के 4 दास थे। तो क्वेश्चन लिखना, मोहम्मद गोरी के कितने दास थे? तो मोहम्मद गोरी के 4 दास थे और चारों दासों के नाम लिखो। नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, नंबर 2 यल्दोज, नंबर 3 कुआचा, नंबर 4 बख्तियार, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बात क्लियर? इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। बात क्लियर? लेकिन देखो चौथे नंबर के जो दास थे कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। यहाँ चमक नहीं रहा होगा इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि मोहम्मद गोरी के 4 दास कौन कौन से थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दोज, कुआचा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अगर हम देखते हैं जो कुतुबुद्दीन बागडोर सभा देकर गए थे तो वो किस किसे देकर गए थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की बागडोर संभाली थी। कहाँ की? भारत की बागडोर। और यल्दोज ने कहाँ की बागडोर संभाली थी? जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद यल्दोज ने कहाँ की बागडोर संभाली थी? तो गजनी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद यल्दोज ने गजनी की बागडोर संभाली और कुआचा ने कंधार, कहाँ? कंधार, जिसको काबुल, काबुल। बात क्लियर? और इनकी जो इन्होंने सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था तो उसी समय इनकी वही मृत्यु भी हो गई थी। बात क्लियर? तो ऐबक ने भारत की बागडोर संभाली, यल्दोज ने गजनी की और कुआचा ने कंधार या काबुल की। लेकिन अब बात करते हैं
जो इनसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 1194 ईस्वी में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की तो 1194 ईस्वी में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद 1194 ईस्वी में अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बात क्लियर? और फिर बात करते हैं जो मोहम्मद गोरी, वो मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु होती है वो 1206 में होती है, लेकिन 1205 में एक खोकर विद्रोह होता है। ठीक है, यानी खोकर विद्रोह 1205 में पंजाब में होता है। कौन सा? पंजाब में खोकर विद्रोह। तो उस पर ध्यान देना। कितना टाइम होगा? तो गाइज आज देखते हैं अब क्लास को, एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, फिर क्लास को यही समाप्त करते हैं। ध्यान देना, खोकर विद्रोह ये 1205 में पंजाब में होता है। कहाँ? पंजाब में। इस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद गोरी स्वयं आते हैं। तो गोरी इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं भारत आए। बात क्लियर? लेकिन जब वापसी लौटते हैं तो लौटते समय इनकी मृत्यु 15 मार्च 1206 को वापस गौर लौटते समय सिंध नदी के पास दमियक नामक स्थान पर डाकुओं ने हमला करके या हमले में इनकी मृत्यु कर दी। बात क्लियर? समझ में आया होगा?
तो गाइज आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो जो साथी आज नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है साथियों, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।